नमस्कार दोस्तों। अभी तक के आपके भारतीय इतिहास में हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत के इतिहास में हम नरमगल धरमगल या मराठों तक हमने वीडियो लेक्चर आपको दिया। बीच में कुछ लोगों ने शिकायत की कि एक सर जो और पढ़ा रहे थे हिस्ट्री, उनकी वीडियो डाली गई, वो शायद लोगों को पसंद नहीं आई। इसकी शिकायत लोगों ने की, तो इस वजह से फिर से मुझे अपनी वीडियो बनानी पड़ी। तो आज जो हुआ उसको भूलिए। आज जो हम करेंगे, आज हम आपको सिख साम्राज्य और अंग्रेज़ों के बारे में बताएंगे। आज की क्लास हमारी सिख साम्राज्य और अंग्रेज़ों से है कि सिख साम्राज्य का उदय कौन होता है, उसके पूरे सिख साम्राज्य के 10 शासक कौन कौन थे सिख धर्म के, उनके बारे में बताएंगे। गुरु नानक जी इसके संस्थापक थे, आप जान ही रहे हैं। और कैसे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ 1699 में स्थापित किया, वहाँ तक की सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैसे आगे इनकी कहानी बढ़ती है, बंदा बहादुर की स्थिति आती है, रणजीत सिंह का आंग्ला सिख, अंग्रेजों और सिखों के जो युद्ध हुए, ठीक है, उन सब पे विस्तृत रूप से चर्चा हम करेंगे। किस तरीके से साजुआ को गद्दी पर बिठाया गया, ठीक है, और उसके बाद उसी वजह से रणजीत सिंह को उसने क्या दिया था, कोहिनूर का हीरा दिया था। फिर अंग्रेज़ों ने कोहिनूर का हीरा उनसे ले लिया। इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरे सिख साम्राज्य, उनके उदय और अंग्रेज़ों के साथ उनके संबंधों के बारे में ये पूरा लेक्चर आपका रहेगा। और इससे एग्ज़ाम में अक्सर आपसे एक अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले जान लेते हैं कि सिख का उदय या खालसा पंथ है क्या। सिख शब्द का अर्थ ही होता है शिक्षा प्राप्त करने वाला अथवा शिष्य। जो शिक्षा प्राप्त करता है उसी को ही सिख, यानी ये हमेशा सीखने की इन पे प्रथा होती है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक। ये पहले प्रवर्तक रहते हैं सिख संप्रदाय के, याद रखिएगा। तो जो सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, उसके जो पहले अनुयायी थे वो कौन थे? गुरु नानक जी, ठीक है। अब गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? नानक जी को। कब? 1496 में। और इनका जन्म गुरु नानक जी का जन्म होता है, कब होता है वह? 1469। इसमें नहीं है, जिन्होंने PDF बनाई मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1469 में गुरु नानक जी की जन्म होता है, और वह होता कहाँ है? तलवंडी में, ठीक है। कहाँ पे होता है? तलवंडी में, ननकाना पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। कहाँ? 1469 में, याद रखिएगा, नानक साहब का। इनके माता जी का क्या नाम था? इनके माता जी का अगर नाम है, इसमें है कि नहीं, यही मैं चर्चा कर लेता हूँ। इनके माता जी का नाम था सूल छड़ी, ठीक है। और इनके पिताजी का क्या नाम था? कालू जी, ठीक है। और ये किस जाति से थे? अगर ये भी पूछता ही एग्जाम में, तो ये खत्री जाति से, ठीक है। तो पहले अनुयायी सिख संप्रदाय गुरु नानक जी के बाद में है। इनका जन्म 1469 में होता है, तलवंडी में होता है, ननकाना जो कि पाकिस्तान में है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? अब यहाँ ये भी जान लीजिए कि 1469 में पैदा होते हैं और 1539 में इनकी मृत्यु होती है। वो कहाँ होती है? करतारपुर, ठीक है। आइए इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। गुरु नानक जी क्या थे? सिखों के पहले गुरु थे, और उन्होंने अपने उपदेशों में निर्गुण एकेश्वरवाद पर बल दिया। जब हम धर्म की बात बता रहे थे आपको, तो वहाँ भी इनकी चर्चा हमने आपसे की थी कि कबीर जैसे निर्गुण के थे, आपने देखा था, ठीक है। और हमने संतों को देखा था, तुलसीदास जी को देखा था, सूरदास जी को देखा था, मीरा को देखा था, ठीक है। तो ऐसे उस समय मैंने गुरु नानक जी की भी चर्चा वहाँ पर की थी। गुरु नानक के उपदेशों का संकलन जो है वह क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब की बात हो रही है, आदि ग्रंथ की बात नहीं, ध्यान रखिएगा। गुरु नानक जी ने संगत धर्मशाला एवं पंगत, संगत क्या था? धर्मशाला, एवं पंगत क्या था?
साथ बैठकर भोजन करना, जिसे आम भाषा में लंगर भी कहते हैं, इन्होंने ही, गुरु नानक जी ने ही इस परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है, ये पहले गुरु थे, याद रखिएगा। पहले अनुयायी कौन थे? गुरु नानक जी। उसके बाद सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु, कुल 10 गुरु होते हैं। जो दूसरे गुरु होते हैं वो कौन होते हैं? अंगद। इनका एक और नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हें लहना भी कहा जाता है। तो दूसरे गुरु जी कौन हुए? गुरु अंगद। इन्होंने क्या बताया? सिखों के सदाचार पर जोर दिया एवं गुरु नानक के जीवन चरित्र तथा उनकी वाणियों को गुरुमुखी लिपिबद्ध, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये क्या लिए? गुरुमुख लिपि का आविष्कारक भी इन्हें कहा जाता है, गुरु अंगद जी को। और जो लंगर गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया था उसको इन्होंने क्या कर दिया था? अस्थाई बना दिया था। ठीक है, वीडियो इसीलिए देखना बहुत ज़रूरी होती है, जो इसमें नहीं होगा वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये दूसरे गुरु हो गए, इनसे एक्स्ट्रा इस फैक्ट में नहीं पूछेगा। अब तीसरे गुरु कौन होते हैं? गुरु अमरदास। ठीक है, गुरु अमरदास, और इनकी एक और खासियत थी कि ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, किसके? गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। और इनकी क्या विशेषता थी कि अमरदास जी ने 22 गद्दी की स्थापना की थी। अच्छा, इसमें है तो ये तीसरे गुरु अमरदास जी थे। इनकी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इन्होंने ही देश भर में 22 गद्दियों की स्थापना की थी तथा प्रत्येक पर एक महंत की इन्होंने नियुक्ति की थी। ठीक है, अकबर इनके समकालीन थे और अकबर ने ही अमरदास की बेटी एक थी, कौन? उनका नाम था बीबी भानी। अकबर ने इनको 500, इनकी बेटी को 500 बीघा, लिख लीजिएगा, 500 बीघा भूमि क्या किया था? दान में दिया था। किसको? अमरदास की बेटी को। अब सिखों के चौथे गुरु कौन थे? रामदास, जो कौन थे? अमरदास के दामाद थे। और इन्हीं के दामाद को किसने दिया था? रामदास की पुत्री को अकबर ने जमीन दी थी, यानी इन्हीं के पास वो जमीन मिलती है। ठीक है, हाँ ये है भी। तो 1577 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने ग्राम तुंग में प्राप्त 500 बीघा जमीन, जो 500 बीघा जमीन इनकी बेटी को, बीबी भानी को इन्होंने दिया था, जिसमें 2 सरोवरों अमृतसर एवं संतोष तथा अमृत शहर का निर्माण कराया। उन्होंने मनसद प्रणाली चलाई। ठीक है, तो अमृत शहर जो बसा अमृतसर, वो किसने बनाया? रामदास जी ने। ठीक है, और ये कौन थे? अमरदास जी के दामाद थे। ठीक है, इन्हीं की बेटी को अकबर ने क्या दिया था? 500 बीघा भूमि जमीन दी थी, उसी में क्या बना? अमृतसर नगर बसा। इसका पहला नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वह क्या था? रामदासपुर। रामदास जी ने ही से बनाया था। अच्छा, सिखों के 10 गुरु देख लीजिए। पहले गुरु नानक हो गए, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव हमने कई बार चर्चा की है। ज से याद रखिएगा, ज से अर्जुन और ज से जहांगीर। जहांगीर ने ही इनको फांसी दी थी, याद रखिएगा, क्योंकि उनके बेटे खुसरो की सहायता किसने की थी? इन अर्जुन देव जी ने। ज से जहांगीर, ज से अर्जुन देव। छठे हरगोविंद जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अमृत शहर जो शहर बसा था उसकी किलेबंदी कराई थी। और इनकी क्या खासियत थी कि इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। अगला है हर राय, इन्हीं के बाद हर राय थे। ठीक है, दारा सिकोह एक मध्यकालीन शासक, अच्छा शासक था, उसको हर राय जी ने उनको क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। ठीक है, इसके बाद है हरकिशन जी। हरकिशन जी एक ऐसे थे जिनकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, और बीमारी क्या थी? चेचक, अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 8वें कौन थे? हरकिशन जी। 9वें तेग बहादुर जी थे, और ये कौन थे? हरगोविंद के पुत्र जी थे, यानी छठे जो शासक हरगोविंद जी थे अनुयायी, उनके पुत्र तेग बहादुर जी थे। ठीक है, और इनकी भी मुगल शासक, तेग बहादुर जी की मुगल शासक कौन? औरंगजेब। याद रखिएगा, एक कौन थे? जहांगीर, अर्जुन देव को मारा था, और एक औरंगजेब जिसने तेग बहादुर को मारा था। और लास्ट जो थे गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें और अंतिम रहे हैं। यही खालसा पंथ की स्थापना 1699 में करते हैं। ठीक है, इन्होंने कड़ा और कौर, सिंह और कौर की परंपरा की
5 का यानी केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण इन्होंने ही स्टार्ट किया। जो आदि ग्रंथ अर्जुन जी ने बनाया था उसका संकलन इन्होंने किया, यानी 5वें गुरु ने आदि ग्रंथ बनाया और इन्होंने उसका संकलन किया। ठीक है, तो हम 4 अनुयायी यानी कि रामदास तक देख लिए थे। 5वें कौन हुए? वो अर्जुन देव जी हुए। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि गुरु की गद्दी जो थी उसे वंशानुगत कर दी। पहला काम इन्होंने क्या किया? गुरु की गद्दी को वंशानुगत कर दिया। ये भी अकबर के समकालीन थे, याद रखिएगा। ये भी यानी अमरदास, रामदास और अर्जुन देव तीनों अकबर के समकालीन थे। ठीक है, और रामदास जी ने तो अमृत शहर बसवाया था, अमृतसर, लेकिन जो वहाँ स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर जो है वो उसका निर्माण किसके समय में हुआ? अर्जुन देव के समय, याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था? आदि ग्रंथ की रचना की थी अर्जुन देव जी ने। अर्जुन देव के काल में सिख गुरु को राज्योचित अधिकार प्रदान किए गए। वे सिखों के प्रथम गुरु थे जिन्होंने कहाँ दिलचस्पी दिखाई? राजनीति में। अर्जुन देव ने संतों वाले वस्त्र त्याग कर क्या पहनना स्टार्ट कर दिया था? राजसी वस्त्र इन्होंने अपनाने स्टार्ट कर दिए थे। अर्जुन देव ने मसनदों यानी सिख एजेंटों द्वारा धर्म कर की वसूली भी की इन्होंने। ठीक है, अर्जुन देव ने अमृतसर में एवं संतोष नामक सरोवरों के बीच हर मंदिर साहब का निर्माण, यानी यही हर मंदिर साहब को की क्या बोलते हैं? स्वर्ण मंदिर, याद रखिएगा। इसी को स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की एवं गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। मैंने आपको बताया जिसे क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ। ये लिखा भी तो है। इसे सिखों का आदि ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, मुगल सम्राट वही बात, जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। और क्यों करवा दी थी? कि इनके पुत्र खुसरो की इन्होंने क्या कर दी थी? सहायता। तो इनसे कई बात आपने देखी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक है, अमृतसर एवं संतोष सर नामक तालाब बनवाए इन्होंने। ये अकबर के समकालीन थे। सच्चा बादशाह भी इन्हें ही कहा जाता था। और इनकी मृत्यु जहांगीर ने की। सिखों के जो छठे गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद ने। इन्होंने सिखों को शस्त्र धारण करने की आज्ञा दे दी और शस्त्र धारण करने की इन्होंने शिक्षा दी। और 2 तलवारों मीरी धर्म का प्रतीक और पारी सांस्कारिक कर्मों का प्रतीक चिन्ह को धारण किया। यानी मीरी और पीरी, मीरी का अर्थ धर्म का प्रतीक और पीरी का अंतर सांसारिक कर्मों का प्रतीक चिन्ह। गुरु हरगोविंद की मैंने ऊपर भी चर्चा की थी कि ये छठे गुरु क्या थी? अकाल तख्त की स्थापना की थी। इन्हीं के बेटे कौन थे? 9वें गुरु तेग बहादुर। ये आ भी गया। सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर ने छठे के बाद सिख 9वें में आ गए। तो एक कौन था? हरिराय जी बीच में थे। ठीक है, जिनका कोई कार्यकाल की बहुत ही दिलचस्पी नहीं है। 7वें 8वें हरकिशन जी थे, उनका भी कार्यकाल का बहुत वर्चस्व नहीं रहा था और चेचक से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 9वें गुरु तेग बहादुर ने कीर्तिपुर से 5 मील दूर आनंदपुर नामक एक ग्राम बसाया, उसे अपना केंद्र बनाया। यानी गुरु तेग बहादुर जो थे वो कौन थे? आनंदपुर नगर का एक निर्माण भी इन्होंने कराया। गुरु तेग बहादुर की पत्नी गुजरी से पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। यानी इन्हीं के पुत्र कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, तेग बहादुर के पुत्र। ठीक है, और तेग बहादुर के बारे में क्या था कि इनकी हत्या किसने की थी? औरंगजेब। और गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुआ था? वो होता है पटना में। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की इस्लाम न स्वीकारने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। ये हमने देखा। इन्हीं के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी होते हैं। और गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों को 1695 ईस्वी में नादौन तथा 1706 ईस्वी में खिदराना में पराजित किया। गुरु गोविंद सिंह के पश्चात गुरु परंपरा क्या हो गई? समाप्त हो गई। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों से कच्छा, कंघी एवं कृपाण धारण करने का आह्वान दिया। 5 क के नाम से है, उसमें केस भी है, इसमें केस नहीं है। केस और कड़ा, केस, कड़ा, कच्छा, कंघी एवं कृपाण, ये 5 चीज़ें इन्होंने की थी। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात जो सिखों का नेतृत्व किया था वह कौन था? बंदा सिंह, जिसकी मृत्यु जब हम आप ऊपर पढ़ रहे थे तो कौन था?
बंदा बहादुर की मृत्यु किसने कराई थी? फर्रुखसियर ने। ऊपर हमने देखा था मुगल का, उत्तर मुगल कालीन का तीसरा शासक फर्रुखसियर। बहादुर शाह के बाद जहादर शाह, जिसे लंपट मूर्ख कहते थे, फर्रुखसियर जिसे घृणित कायर कहते थे। और क्यों? और इसको पद पे कौन लाया था? दोनों भाई, जिसे मेकिंग ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, इसी से खुश होकर इसने उन दोनों भाइयों को क्या किया था? मीर बख्शी और वजीर बना दिया था। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने वस्तुतः सिखों को एक सैनिक जाति में परिवर्तित करने के लिए 30 मार्च 1696 को आनंदपुर में एक विशाल सम्मेलन में वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, कब? 1696 में। ये शायद डेट हमको सही नहीं लग रही है, 1696 नहीं, ये 1699 है शायद। एक बार देख लीजिएगा, मिसप्रिंट भी हो सकता है। ठीक है, तो 1699 में गुरु ग्रंथ खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, उपरोक्त सम्मेलन में 80,000 सिखों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। गुरु ने हाथ में नंगा खड़ग लेकर सिखों की धार्मिकता की जांच के लिए सम्मेलन में लोगों से बलिदान के लिए आगे आने को कहा, परंतु सम्मेलन में से मात्र 5 व्यक्ति आगे आए। ठीक है, गुरु ने उन्हें खड़ग का अमृत पिलाकर पंज पियारों की संज्ञा से विभूषित किया। ये पंज पियारे ही खालसा या खालिस, जिसे शुद्ध कहते हैं, उन्हें कहलाया गया, जो ये 5 लोग आगे हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को अपने नाम के साथ सिंह लगाने का निर्देश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने सिंह भी लगाना स्टार्ट कर दिया। सूर्य प्रकाश एवं गुरु शोभा जैसे ग्रंथों के अनुसार थोड़े ही समय में लगभग 80,000 लोग इस पंथ के अनुयायी बन गए। किसके? खालसा पंथ के। सिख धर्म के उदय की प्रक्रिया में कुल 10 सिख गुरु हुए, जिनके बारे में हमने देखा, जिन्होंने सिख धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया, परंतु बीच बीच में इन सिख गुरुओं व सिख समुदाय और मुगलों के बीच संघर्ष भी होता रहता था। जैसे देखा हमने जहांगीर और औरंगजेब के बारे में। इन्हीं संघर्षों में सिख के 5वें गुरु, हमने ऊपर चर्चा ही की, अर्जुन देव को मुगल शासक जहांगीर ने फांसी की सजा दी, और 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया। एक को खुसरो की सहायता न करने के लिए और एक को इस्लाम न कबूल करने के लिए, तेग बहादुर को। मुगलों और सिखों के बीच संघर्ष बहुत समय तक चलता रहा, और औरंगजेब के समय तो यह संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और सिखों के आखिरी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का संघर्ष भी औरंगजेब के साथ रहा। यानी पिता और पुत्र दोनों का संघर्ष औरंगजेब से होता रहा। बाद में जब मुगल शासक औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, उसके 1 वर्ष बाद 1708 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या किसने कर दी? पठानों ने। ठीक है, और वो कहाँ की थी? जब यह नांदेड़ यानी पंजाब जा रहे थे, उसी समय पठानों ने रास्ते में इनकी हत्या कर दी। उसका नाम क्या था? आप याद रखिएगा, इसमें नहीं है, वज़ीर खां। कुछ चीज़ें इसमें नहीं है, वो लिख लीजिएगा, बहुत माइंड वाली बात नहीं है। अब इसके बाद, इनके बाद, गुरु गोविंद सिंह के बाद कौन आता है? बंदा सिंह बहादुर। सिंह किसने स्टार्ट करवाया था रखना? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, और इसी की किसने फांसी दिलवाई थी? फर्रुखसियर ने। हमने ऊपर जब फर्रुखसियर पढ़ाया था तो उसमें इसकी चर्चा ही की थी। इनका कार्यकाल 1708 से 1716 यानी 8 वर्षों तक रहता है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। जब सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, उससे पहले उन्होंने यह संदेश दे दिया था कि उनके बाद अब कोई सिख गुरु नहीं होगा, अर्थात उनके बाद कोई सिख गुरु नहीं बनेगा। गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य था जो उन्हें बहुत ही प्रिय था। वह शिष्य ही आगे चलकर क्या बनता है? बंदा सिंह बहादुर। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने यह संदेश दे दिया था कि इनके मरने के बाद, गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद सिख गुरु कोई नहीं बनेगा। इसलिए बंदा सिंह बहादुर सिखों के एक सेनापति बनकर सामने आया। और बंदा बहादुर का जो बचपन का नाम था वह क्या था? लक्ष्मण देव। याद रखिएगा, ठीक है। यह सेनापति बन के कार्य किया, गुरु नहीं बना, ठीक है। बंदा सिंह बहादुर
का प्रारंभिक नाम ये है लक्ष्मण देव था, और इसके साथ साथ वे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से संबंध रखते थे। कौन? बंदा बहादुर। इनका नाम बंदा सिंह बहादुर इसलिए पड़ा क्योंकि गुरु गोविंद सिंह इन्हें गुरुबख्श सिंह के नाम से पुकारा करते थे। इसके साथ साथ बंदा सिंह बहादुर भी अपने आप को गुरु के बंदे की संज्ञा देते थे, इसी वजह से इनका नाम बंदा सिंह बहादुर पड़ा। इसी क्रम में उन्होंने प्रारंभिक काल के दौरान मुगलों से युद्ध लड़े, जिनमें उन्होंने मुगल सूबेदारों को धूल चटाई, कई मुगल शासकों को इन्होंने हराया था। समय के साथ साथ बंदा सिंह बहादुर सिख धर्म के बचाने का प्रयास मुगलों के विरुद्ध करते रहते हैं, और उस समय औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल की शुरुआत होती है। जो कौन करता है? बहादुर शाह पहला। 1716 ईस्वी में उस समय मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा बंदा सिंह बहादुर की मृत्युदंड इन्हें दे दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं रणजीत सिंह। ठीक है, ये मिसल, इनमें 12 मिसल थी इस सिखों में, उसमें इन्होंने इन्हीं के समय में मिसलों का एकीकरण होता है। आइए देखते हैं कैसे। रणजीत सिंह 1716 में जब बंदा बहादुर की मृत्यु होती है, उसके बाद सिख समुदाय विखंडित होने की स्थिति में आ जाते हैं। परंतु बाद में जब 1761 में अहमद शाह दुर्रानी और मराठा के बीच तृतीय पानीपत का युद्ध कब होता है? 1761 में, याद रखिएगा। इन दोनों के बीच जब होता है तो इस युद्ध में मराठों की क्या होती है? पराजय होती है। सदाशिवराव की बात आपने पढ़ी होगी। इस तृतीय पानीपत के युद्ध में जीत के बाद अहमद शाह दुर्रानी अपने क्षेत्र की तरफ वापस चले जाता है, और मराठा भी इस युद्ध के बाद टूटने की स्थिति में आ जाते हैं। उसका कारण क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता तो कमज़ोर हो रही थी, और इसी समय सिखों को ऊपर आने का अवसर प्राप्त होता है। इनके उदय का जो क्रम था, इस क्रम में पंजाब क्षेत्र में ये अलग अलग मिसल बटे हुए थे। मिसल का तात्पर्य ही क्या होता है? अपने अलग अलग क्षेत्रों में शासन करना। और इन मिसल की संख्या कितनी थी? कुल 12 थी। यानी पूर्ण पंजाब का क्षेत्र क्या था? 12 मिसल के हिसाब से 12 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। जो 12 मिसल थे उसमें भी 2 मिसल मुख्य थे। कौन कौन? सुकेर चकिया मिसल और भंगी मिसल, जिसमें भंगी मिसल जो था वह 12 मिसल में सबसे बनवान मिसल था। और इन्हीं भंगी मिसल के सिखों ने अपने क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक रखा था? अफगानिस्तान तक। इसके साथ साथ जो दूसरा मिसल सुकर चकिया मिसल था, उस मिसल में कौन रहते थे? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने सुकेर चकिया मिसल की कमान संभाली थी, और अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि धीरे धीरे समय के साथ भंगी मिसल का भी इन्होंने क्या किया? प्रभाव को कम कर दिया, और फिर पूर्ण पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक किसका शासक था? रणजीत सिंह का। ये पूछा जाता है किस मिसल से था, तो सुकर चकिया मिसल से यह संबंधित था। ठीक है, इनका जन्म, रणजीत सिंह का जन्म कहाँ होता है? 1780 ईस्वी में होता है। ठीक है, इन्होंने ही मिसलों का एकीकरण किया था, और उनके पिता का नाम क्या था? महासिंह। जब वे पूर्ण पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक के राजा बने तो उनके सामने चुनौतियां भी, क्योंकि राज्य बड़ा तो चुनौतियां भी बड़ी। इन्होंने क्या किया था? 2 राजधानी बनाई थी। एक बनाई थी लाहौर में, जो इनकी क्या थी? राजनीतिक राजधानी थी, और एक इन्होंने बनाया था अमृतसर में। ठीक है, जो इनकी क्या थी? धार्मिक राजधानी थी। तो याद रखिएगा कि इन्होंने 2 राजधानियां बनाई थी। ये चुनौतियों थी जैसे कि अन्य 12 मिसल के सिखों में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना भी था। ईरान के अब्दाली द्वारा तृतीय पानीपत के युद्ध की भी चर्चा करी, इसलिए ईरानी आक्रमणों का भी सामना करने की विभिन्न चुनौतियां इनके सामने थी। बाद में एक घटना होती है, और वह घटना क्या होती है कि अफगानिस्तान के शासक एक था जमन शाह, ये है तो इसमें बताते हैं कि सिख धर्म और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। वह घटना क्या होती है कि अफगानिस्तान के शासक जमन शाह रणजीत सिंह के साथ इनका संघर्ष होता है। ठीक है, और इस संघर्ष में क्या होता है कि जमन शाह की 12 तोपें चिनाब की नदी में डूब जाती हैं। ठीक है, और फिर रणजीत सिंह जी द्वारा इन्हीं तोपों को चिनाब नदी से निकलवा कर
इन तोपों को जमन शाह को वापस कर देते हैं। तो रणजीत सिंह के इस कार्य को देखकर जमन शाह खुश हो जाता है और वह रणजीत सिंह को लाहौर क्षेत्र तक उनका क्षेत्रीय विस्तार करने की अनुमति दे देता है और फिर उन्होंने राजनीतिक राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर को। इस प्रकार रणजीत सिंह का जो क्षेत्रीय विस्तार था वह लाहौर क्षेत्र तक हो गया। ठीक है, तो राजनीतिक राजधानी लाहौर, धार्मिक राजधानी उन्होंने अमृतसर में बनाई। रणजीत सिंह ने अपना विस्तार लाहौर क्षेत्र तक करा और 2 राजधानियां बनाई। वही बात, एक राजधानी अमृतसर जो कि धार्मिक थी, दूसरी लाहौर जो राजनीतिक थी। अंग्रेजों की सिखों से संघर्ष की शुरुआत रणजीत सिंह सिख संप्रदाय को सुदृढ़ करने और मजबूत बना रहे थे और अपना विस्तार कर रहे थे, तब अंग्रेज भी भारत के दूसरे क्षेत्रों पर अपनी राजनीतिक सत्ता कायम कर रहे थे और कुछ क्षेत्रों में तो कर भी चुके थे, जैसे कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई के द्वारा बंगाल का क्षेत्र और आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा मैसूर का क्षेत्र। ठीक है, प्लासी का युद्ध हमने देखा था, सिराजुद्दौला के द्वारा लड़ा गया था। बक्सर के बारे में हमने देखा था कि 3 मुगल, मराठा के मतलब तीनों के साथ लड़ा गया था। इन्हीं के बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, उसको हमने देखा था। ठीक है, जिसमें एक मुगलों से होती है, एक अवध के नवाब से होती है, मराठों से। तो यही 3 थे। मैसूर, आंग्ला मैसूर युद्ध हमने देखा। हैदर अली, टीपू सुल्तान के बारे में, कैसे हैदर अली से युद्ध होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ, चारों युद्ध आंग्ला मैसूर। ठीक है, द्वितीय में हैदर अली की मृत्यु होती है, चतुर्थ में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद अंग्रेजों की नज़र कहाँ थी? सिख साम्राज्य। अब अमृतसर की संधि। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर से चर्चा करेंगे, जो और चीज़ें बची हैं इस पर करके आपका ये खंड समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नज़दीक एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, अपनी तैयारी को धार दीजिए। जो भी क्रैश कोर्स में वीडियोस और पीडीएफ पड़ी हुई हैं उनका विस्तृत रूप से अध्ययन करते रहिए। यह ग्रुप केवल आपको सब्जेक्ट को विस्तृत रूप से अध्ययन कराने के लिए बनाया गया है, जिससे आपके एग्ज़ाम के पहले इन सब से इतनी गहनता से अध्ययन आपको हो जाए कि आपसे इससे बनने वाले प्रश्न एग्ज़ाम में न हो। जो भी चीज़ें मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी में पढ़ाई जा चुकी हैं और करंट साथ में चल रहा है, आज जनवरी की भी करंट सर ने दे दी है, तो 3 सब्जेक्ट आपके लगभग ख़त्म होने वाले हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में 60+ नंबर लाने की कुव्वत रखते हैं। इसके बाद छोटे छोटे सेक्शंस हैं, अभी ज्योग्राफी एक बड़ा सेक्शन रहेगा, लेकिन आप 60+ के कंडीशन में आ चुके हैं करंट को लेते हुए। करंट इकोनॉमी भी 10 नंबर तक आपको देगी। तो आप इन सब से अगर बने रहेंगे तो निश्चित रूप में आप एग्ज़ाम हॉल 14 मई के एग्ज़ाम हॉल में और या फिर आर जब भी होगा उसमें आप निश्चित रूप से बेहतरीन करेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए। अभी नज़दीक कुछ प्रॉब्लम्स हैं एग्ज़ाम की वजह से, इसलिए आपकी वीडियो लेक्चर थोड़ा नहीं आ पा रही हैं। आगे चल के 1 हफ्ते के लिए फिर ब्रेक रहेगा। तो 12-13 फरवरी के बाद एक नियमित रूप से हर तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को एकदम सब चीज़ें त्यागते हुए फोकस्ड होके अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, सर के द्वारा चलाया गया ऑप्शनल हटाने का प्रोग्राम लगभग अच्छी तरीके से वर्क किया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आनी बाकी है, नहीं तो ऑप्शनल लगभग हट ही चुका है, तो आप उसकी भी तैयारी करते रहिए। सर यूपी स्पेशल का एक अच्छा बुक भी लॉन्च कर रहे हैं, वो आप लोग देखिएगा। हमारे संस्थान से बहुत लड़कों का सिलेक्शन हुआ, इस बार खुशी इस बात की है, आपने देखा। और हम प्रचार प्रसार करते नहीं, हमारे चैनल पे प्रचार प्रसार होता नहीं, बहुत आप ही लोगों से लोगों बताते हैं, वही लोग आते हैं, वही जुड़ते हैं, वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए, बढ़िया पढ़िए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।